नमस्ते सर। नमस्ते गजेंद्र। नमस्कार। हेलो गजेंद्र जी, कैसे हैं आप? सर बढ़िया। काइंडली इंट्रोड्यूस टू योरसेल्फ। सर मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। 2028 के अंदर मैंने LLB तथा 2021 के अंदर LLM इन ह्यूमन राइट्स जय ज्ञान व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर राजस्थान से कंप्लीट की थी। सर साथ में मैंने PGDCL डिप्लोमा इन साइबर लॉ कंप्लीट किया था। 2021 के बाद सर मैंने एक RGS का अटेम्प्ट दिया था जिसमें मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ था और ये मेरा सर सेकंड इंटरव्यू कॉल है। कहाँ से बिलोंग करते हैं गजेंद्र जी? सर जोधपुर राजस्थान। जोधपुर से ही है। तो राजस्थान का हाईकोर्ट जोधपुर में ही है। उसकी न्यू बिल्डिंग का अभी एक उद्घाटन हुआ था, उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? सर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। सर अच्छा। पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया था, कौन से आर्टिकल के तहत? सर आर्टिकल सर मैं श्योर नहीं हूँ। 40 के अराउंड सर DPSP के अंदर बताया गया था कि स्वायत्ता दी जाएगी सर। नहीं, दी जाएगी, दर्जा दिया गया। पंचायत जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। आप पंचायत की प्रोविजंस देखेंगे पार्ट 9A में बताइए कि कौन सा आर्टिकल होगा। सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा। 243। अच्छा गजेंद्र जी, राजस्थान से ही आप, तो एक क्वेश्चन ये था कि आप डांस पसंद करते हैं, डांस करना वगैरह? जी नहीं सर। अच्छा, एक क्वेश्चन लेकिन पूछूंगा मैं आपसे। राजस्थान में एक डांस होता है जो केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, मेल के द्वारा ही। महिलाएं वह डांस नहीं करती है। कुछ आप बता सकते हैं इसके बारे में? सर मैं श्योर नहीं हूँ सर इसके अंदर। और जैसे जोधपुर के अंदर तो सर गुडला है और राजस्थान का घूमर माना जाता है, बट ये श्योर नहीं है कि ये केवल महिलाएं करती हैं या पुरुष और महिला दोनों करती है, केवल पुरुष करते हैं। कच्ची घोरी एक डांस होता है, उसके बारे में सुना है आपने? जी नहीं सर। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन आपका फेवरेट है क्या? कौन सब्जेक्ट फेवरेट है आपका? सर इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट आपका फेवरेट है। इसमें आप देखेंगे कि IT एक्ट का एक अमेंडमेंट हुआ था इंडियन एविडेंस एक्ट में, जी सर। क्योंकि सिग्नेचर को लेकर हुआ था। तो उस अमेंडमेंट के बारे में कुछ आप जानते हैं? सर अगर डिजिटल सिग्नेचर किसी का प्रूव करना होता है उसके बारे में 47A के अंदर 85A एंड B एंड C इसके बारे में बात करता है। 2000 के अंदर ये अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था। 47A के अंदर एक 2009 के अंदर डिजिटल हस्ताक्षर प्राधिकारी के बारे में सर अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था और उस प्राधिकारी के द्वारा सर सर्टिफिकेट दिया जाता है कि जिसने उसे जारी किया डिजिटल सिग्नेचर को, उसकी पहचान स्थापित करने के लिए। ओवर टू यू मित्तल सर। मित्तल सर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू सर। ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट है कि साइबर लॉ में अपने नॉलेज आप रखते हैं, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम्स काफी हो रहे हैं। कोई 5 साइबर क्राइम आप बता सकते हैं? जी सर। सर फिशिंग, ट्रोजन, हैकिंग, साइबर अटैक और हम ये देखते हैं ऑनलाइन फ्रॉड सर। ऑनलाइन से ये फिशिंग क्या हुआ है? सर इसको जैसे हम आमतौर पर मछुआरे लोग एक जाल नदी या समुद्र के अंदर गिरा के रखते हैं ताकि कोई मछली आके फंसे उनके कांटे में। इसी के अंदर सर यहाँ पर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के द्वारा कुछ ऐसे मैसेजेस या कुछ मेल वगैरह दिए जाते हैं जिसको ओपन करते ही वो उनका जो डेटा होता है वो हैक हो जाता है या उनका जो डिवाइस होता है वो हैक हो जाता है या ट्रांसफर हो जाता है सर। इसे फिशिंग कहा जाता है। नहीं, इनकम्प्लीट है आपका आंसर। ओके सर। मछुआरा जब जाल फेंकता है तो उसमें छोटी मछलियां भी आती हैं और बड़ी मछलियां भी आती हैं। छोटी मछलियों को मछुआरा निकाल देता है, उनको अपने पास नहीं रखता, और बड़ी मछलियों को अपने पास रखता है। सेम इज विद फिशिंग। फिशिंग में जो जिनके अकाउंट्स में ज्यादा पैसा है उसको जो साइबर फ्रॉड है वो ज्यादा किया जाता है बनिस्बत उसके कि जिसके अकाउंट में 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए है वो नहीं है। तो फिशिंग जो है वो है। थैंक यू। ये बताइए सोर्स कोड अटैक क्या होता है? सोर्स कोड अटैक सर ये अभी रिसेंटली पेगासस वायरस के बाद भी इसे ये बहुत प्रचलित रहा है। इसके अंदर सर
इंटरनेट के माध्यम से कुछ कोड्स दिए जाते हैं जो कि आपके सिस्टम के अंदर किसी भी फाइल के साथ या किसी भी हार्डवेयर डिवाइस के साथ ये अटैच करके दिया जाता है। जैसे ही वो सिस्टम से इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट होता है तो कोडिंग के द्वारा से सारे जो डेटा होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। सर कोई एग्जांपल दे सकते हैं? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, तत्काल में रेडियो रिजर्वेशन होता है, आप खिड़की पे खड़े हैं, 8 बजे जैसे ही खिड़की खुलती है वो उसका कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करता 2-3 मिनट तक, और 3 मिनट बाद जब कंप्यूटर सिस्टम खुलता है तो पता लगा कि सारी चीजें फुल हो चुकी है। तो इसका मतलब किसी ने सोर्स कोड अटैक कर लिया। ओके, एक साइबर क्राइम हुआ था बैंक ऑफ अमेरिका में, उसने सोर्स कोड अटैक करके ये डेटा ट्रांसफर कर दिया था कि जब भी किसी के अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन हो तो जो राउंड फिगर है वो उसके अकाउंट में चली जाए, और जो फ्रैक्शन है जैसे 35 रुपए 40 पैसे है तो 35 रुपए तो अकाउंट होल्डर के खाते में चला जाए और 40 पैसे उसके अपने अकाउंट में चला जाए। तो इस तरीके से, चूंकि बैंक ऑफ अमेरिका बहुत बड़ी बैंक है और बहुत पुराना ये ऑफेंस है, तो उसमें उस बंदे के पास हजारों करोड़ रुपए हो गए। पकड़ में कैसे आया कि वो जब बैंक ऑफ अमेरिका के लोग 10 टॉप डिपॉजिटर्स को प्राइज देते थे, तो जब उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ 10 टॉप डिपॉजिटर्स कौन से हैं, तो उसमें देखा कि उसमें तो उनका एक बैंक एम्प्लॉय भी है, और उसमें देखा फिर उसके ट्रांजैक्शन क्या है, तो वो ट्रांजैक्शन फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट के थे, उससे वो पकड़ में आया था। दैट इज कॉल्ड द सोर्स कोड अटैक। ठीक, व्हाट इज पब्लिक की एज रिगार्ड्स टू द डिजिटल सिग्नेचर? सॉरी सर, आप प्लीज रिपीट कर देंगे आवाज? व्हाट इज पब्लिक की? देयर आर 2 कीज, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। तो किस फॉर्म में होती है? मेटल की होती है या क्या, वो की क्या होती है? सॉरी सर, इसके बारे में सर आपने तो साइबर लॉ में किया है, डिप्लोमा किया है, आपने पढ़ा होगा कि डिजिटल सिग्नेचर में अभी आपने बताया कि ऑथेंटिकेशन अथॉरिटी होती है, वो ऑथेंटिकेट करती है, वो आपको साइबर सिग्नेचर देती है, तो आपको जानना चाहिए। अब आप ये बता दीजिए, मैंने किसी ऑफेंस की FIR लिखवाई और उसमें मैं कुछ फैक्ट्स को लिखना भूल गया, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा ट्रायल पे? सर, अगर आपने FIR लिखाई है और उसमें आप कुछ ऐसे फैक्ट्स लिखना भूल गए हैं जो न्याय के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, जस्टिस के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, तो आपके जिस दिन चीफ एग्जामिनेशन होते हैं उनमें आप उन बातों को ऐड करवा सकते हैं। और जो FIR होता है ये मात्र एक से सूचना होती है, इसके अंदर कंप्लीट डिटेल देना वैसे भी आवश्यक नहीं होता है। अगर मान लीजिए मैं एग्जामिनेशन चीफ में उन फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस करता, तो will it not be treated as my improvement? सर, उसी मामले से अगर रिलेवेंट है सर, या उस मामले से किसी भी तरीके नहीं, से, मान लीजिए मैंने FIR में 2 मुलजिम के नाम लिखाए, अब मैं 5 मुलजिम के नाम बता रहा हूँ अपने स्टेटमेंट में, तो इट्स एन इम्प्रूवमेंट, तो वेदर द कोर्ट विल एक्सेप्ट इट। सर अगर वो उसके संबंध में न्यायालय ये पाता है कि हाँ सफिशिएंट एविडेंसेस हैं, और एविडेंसेस लेने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि अन्य अभियुक्तों को भी शामिल किया जाना चाहिए, तो CRPC 319 के सख्ती को एंटरटेन करते हुए सर ऐसा किया जा सकता है। अच्छा, स्टेटमेंट इन चीफ से पहले मेरे पास और कौन सी अपॉर्चुनिटी है कि मैं जो FIR में मैं लिखना भूल गया मैं उसको पढ़ा सकता हूँ? सर, थाने के स्तर पे आप अपने IO से संपर्क कर सकते हैं और उनको उस संबंध में बता सकते हैं, अवगत करा सकते हैं, वो उसके अंदर से टिप्पणी के तौर पे जोड़ सकते हैं। मान्यवर, जब मैं FIR करता हूँ, मैं कंप्लेनेंट हूँ, तो मेरा बयान तो IO को लिखना लाजमी है। वो मेरा 161 लिखेगा, और जब वो मेरा 161 लिखेगा तब जो बातें मैं भूल गया था तब मैं उनको अपनी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में उसको ऐड कर सकता। थैंक यू सर। 161 में जी सर। वो इम्प्रूवमेंट नहीं माना जाएगा। मैं अगर
एग्जामिनेशन इन चीफ में ऐड करूंगा, वो इम्प्रूवमेंट बना जाएगा। ओके सर। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जैसे आप मजिस्ट्रेट हैं, आपके सामने कोई चार्जशीट फाइल होती है, सेक्शन है 420, 400, 468, 469, 471 आईपीसी। आप फैक्ट्स ऑफ द एविडेंस पे ये पाते हैं कि ये ऑफेंसेस नहीं बनते हैं बल्कि कोई दूसरा ऑफेंस बनता है, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? सर सीआरपीसी 221 क्लोज 1 के अंदर अगर मुझे लगता है कि इसके अंदर अन्य अपराधों को भी शामिल किया जाना चाहिए, तो क्लोज 2 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए सर उन अन्य अपराधों का भी अन्य आरोपों को भी उसमें जोड़ सकता हूँ, उस पर ट्रायल कर सकता हूँ। और अगर साक्ष्य से प्रूफ होता है कि वो अन्य अपराध या कोई ऐसा भिन्न अपराध जो कि जोड़ा जा सकता था, उसके लिए सर कैंडिडेट भी किया जा सकता है। अच्छा चलिए, मैं मोर स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। मैंने एक डिक्लेरेशन किया और उस डिक्लेरेशन फॉर्म में ये लिखा हुआ है कि अगर मेरा ये डिक्लेरेशन गलत पाया जाए तो मैं सेक्शन 199, सेक्शन 200 आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होऊंगा। ठीक। और आईओ ने मेरे खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी 420, 461, 467, 468, 471। प्रॉपर चार्जशीट किस सेक्शन में होनी चाहिए? 199, 200 का मुझे वार्निंग दी गई है कि अगर आपका डिक्लेरेशन गलत पाया जाता है तो आपको 199, 200 आईपीसी के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। सर 199 आपको ये बताता है कि जब भी कोई आपने ऐसी डिक्लेरेशन दी है जो कि मिथ्या है या ऐसे तथ्यों से जो आप जानते हैं कि मिथ्या है, जिसके बारे में सत्य होने का आपको नहीं पता है, वो अगर आप जारी करते हैं तो उसके लिए 199 प्रावधान करता है। उसकी पनिशमेंट अगर उसको आप साक्ष्य के तौर पे यूज करते हैं तो 200 इसके बारे में प्रावधान करता है दंड के रूप में। नो सर, यू आर रॉन्ग। ओके सर। पनिशमेंट 193 में है। ओके सर। डिक्लेरेशन 199 में है, 200 में है और उसका पनिशमेंट 193 में है। ओके सर, थैंक यू। थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिए। जी सर। अच्छा ये बताइए, एक प्रोस्टिट्यूट है, वो सेक्स बिजनेस में इन्वॉल्व है। एक सज्जन जाते हैं उसके पास, वो मना करती है कि मेरा सेक्स का मूड नहीं है, पर वो सज्जन उसके साथ जबरदस्ती सेक्स करते हैं, तो क्या होगा? क्या माना जाएगा? सर अब रेप की परिभाषा 375 आईपीसी के अंदर बताई गई है। उसके अंदर आपको 7 किस्में बताई गई। अगर आप इन 7 किस्मों के अंदर कोई ये सेक्सुअल एक्ट करते हैं तो ये अपराध बलात्कार की श्रेणी में आता है। यहाँ पर उस महिला की सहमति नहीं थी उस लैंगिक कृत्य को करने के लिए, और महिला द्वारा स्पष्ट रूप से मना भी किया गया था। महिला की सहमति और इच्छा के विरुद्ध ये कार्य किया गया, इसलिए सर ये बलात्कार के रूप में ट्रीट किया जाएगा। ठीक। अब कोर्ट में ये आर्गू किया जाता है कि सर शी इज ए प्रोफेशनल प्रोस्टिट्यूट, that's why, and his character is also assassinated, that's why I have not committed any offense. How far it is relevant? सर इस संबंध में इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 53 कैपिटल ए एंड 146 सर लाइट में आएंगे, जहां पर बोला गया है कि जो पीड़िता है उसका पूर्व लैंगिक अनुभव और जो भी उसका चरित्र है वो इस मामले के अंदर रिलेवेंट नहीं होगा, और उसके बारे में आप उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, उनको चरित्र का हनन करने वाले। सर वेरी राइट, करेक्ट, थैंक यू। आशुतोष जी। थैंक यू सर। सो गजेंद्र, आपका एलएलएम 2021 में हुआ है? जी सर। क्या स्पेशलाइजेशन था आपका? सर ग्रामीण महिलाएं और उनके कानूनी अधिकार और ह्यूमन राइट्स के अंदर। सर डेजिटेशन आपने बोला? डेजिटेशन स्पेशलाइजेशन है सर ह्यूमन राइट्स, सॉरी ह्यूमन राइट्स में। वेरी गुड। और डेजिटेशन टॉपिक क्या था? सर ग्रामीण महिलाएं, उनके कानूनी अधिकार और सामाजिक स्थिति। ग्रामीण महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में। जी। तो क्या रिसर्च क्वेश्चंस थे आपके? सर इसमें मैंने 5 कैटेगराइजेशन के अंदर बताना चाहूंगा कि उनकी शादी से पहले की स्थिति, शादी के बाद की स्थिति, उनके बच्चे होने के बाद की स्थिति, और अगर जब वो
किसी कार्य के लिए शहर की ओर जाते हैं या किसी सरकारी जॉब की और वो प्रयास करते हैं उसके बारे में, और उनके जो भी संवैधानिक और जो देश की विधियों के अंतर्गत अधिकार है उसके बारे में सर 5 ग्रुप के अंदर मैंने ये अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था। ठीक है। महिलाओं के राइट्स के बारे में बात करें तो एक इशू आता है सेक्सुअल हरासमेंट का। इससे रिलेटेड कोई लेजिस्लेशन आपके सिलेबस में था, आपने पढ़ा है? जी सर। जी, क्या नाम है उसका पूरा लेजिस्लेशन का नाम बताइएगा। सर कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से प्रतिषेध दोष और एक वार्ड ऑफिसर अधिनियम रेड्रेसल अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। रिहेबिलिटेशन प्रति अभी सर वो याद नहीं आ रहा। ठीक है, कौन से ईयर का है ये लेजिस्लेशन? सर 2013। ठीक है, इसके अंदर एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनाने के बारे में बात की गई है। इसमें कौन कौन होता है इंटरनल कंप्लेंट कमिटी में? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में सर आपकी आवाज कट गई थी। इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी एक बनाई जाती है, आईसीसी जिसको कहा जाता है। जी सर। इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं? सर इसके बारे में सेक्शन 4 के अंदर प्रावधान किया गया है। इसके अंदर जो नियोजक होता है वो उसके द्वारा अपॉइंटेड उसी कार्यस्थल की जो वरिष्ठ महिला होती है वो होती है एक अध्यक्ष पीठासीन के रूप में, और उसके अलावा सर एनजीओ से एक, और उसी संबंध में विधि और महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रति कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा एक, इस तरीके से 4 बता रखे हैं, और इसमें कम से कम आधी महिलाएं होनी बताई रखी है सर। ठीक है, थोड़ा एक बार और इसके कॉम्पोजिशन को देखिएगा। मान लीजिए आपके घर में एक महिला आती है हाउस हेल्प के तौर पे, जैसा कि आमतौर पे हमारे घरों में आती है घर के कामों के लिए। तो ऐसी महिला को क्या प्रोटेक्शन दिया गया है सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के अंदर में? जी सर। क्या है इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालेंगे? सर कोई भी ऐसी महिला जो कि उस घरेलू नातेदारी में नहीं आती है, लेकिन उस घर के अंदर वो किसी भी कार्य के लिए, चाहे वो पारितोषिक के तौर पर हो, फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, या डायरेक्टली वो किसी से जुड़ी है या इनडायरेक्टली किसी एजेंसी से जुड़ी है, उसमें इस व्यथित व्यक्ति के तौर पर और घरेलू कर्मकार के तौर पर परिभाषित किया गया है, और उसको इस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन में लिया गया। ठीक है, तो मान लीजिए आपके घर में एक कोई महिला ऐसे आती है और आपके घर में एक सदस्य है, अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए कि जिनकी उम्र है 22 साल 23 साल मान लेते हैं, और उनके द्वारा ऐसा एक कार्य होता है जिसको हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन में डाल सकते हैं। तो इसकी रेमेडी क्या होगी? क्या उन महिला को क्या रेमेडी दी जा सकती है इस लेजिस्लेशन में? सर इसी एक्ट के अंदर एक लोकल कंप्लेंट कमेटी का भी जिक्र किया गया है। उसके अंदर सर वो जा सकती हैं और वहां पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकती हैं, फिर वो आगे उसको फॉरवर्ड करेंगे सर डीओ को। ठीक है, वो किसको फॉरवर्ड करते हैं? सर लोकल कंप्लेंट कमेटी को। वो किसको फॉरवर्ड करती हैं? सर यही इस मामले के अंदर जो पूरी जांच करती है और अपनी जांच की रिपोर्ट सर डीओ को दी जाती है। अच्छा ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या होगा आगे? डीओ अगर मानती है कि ये व्यक्ति जो है उसने ऐसा कृत्य किया है, तो क्या होगा ऐसे मामले में? सर इसमें सेक्शन 11 और 13 सर लाइट में आएंगे। 11 के अंदर जैसे ही ये जांच पूरी हो जाती है तो उसकी 10 दिन के अंदर रिपोर्ट दी जाएगी, और अगर रिपोर्ट के अंदर ये पॉजिटिव पाया जाता है कि हाँ इस तरीके का लैंगिक कृत्य हुआ है, तो उसके अंदर सर आईपीसी के अंदर या आईपीसी के अंदर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। बहुत बढ़िया। तो क्या ऐसे व्यक्ति का प्रोबेशन हो सकता है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में? सर हम अगर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के अंदर सेक्शन 4 पे देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि मृत्युदंड व आजीवन कारावास से भिन्न किसी अपराध के अंदर ये लागू होगा, इनमें नहीं होगा। लेकिन सामाजिक स्तर पर अगर हम देखते हैं महिलाओं से संबंधित जब अपराध होता है तो सामान्यतः प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। रूप से नहीं है सर, लेकिन व्यवहारिक रूप से जरूर नहीं दिया जाए। ठीक है, बढ़िया। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम लोग बात करें तो वुमेन से रिलेटेड आप कौन कौन से आर्टिकल पहचान पाते हैं जो स्पेसिफिकली वुमेन से रिलेटेड बात करते हैं, उनके राइट से रिलेटेड? सर आर्टिकल 15 क्लोज 3, 40, 41, 41 फंडामेंटल राइट्स में सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए।
मैंने पूछा फंडामेंटल राइट्स। ओके सर। सर 15 क्लोज 3 स्पष्ट रूप से कहता है कि महिलाओं के संबंध में और बालकों के संबंध में। उसके अलावा सर जनरल तौर पे शामिल किया गया महिलाओं के लिए, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि स्पेशली महिलाओं से संबंधित है। अच्छा, फंडामेंटल राइट के अगर उसके अलावा बात किया जाए तो सर जनरल में, हाँ, जनरली कॉन्स्टिट्यूशन में और कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो महिलाओं के बारे में बात करते हैं? सर आर्टिकल 14 जिसमें विधि के समान समानता बता रखी है और समान संरक्षण की बता रखी है, उसमें 15 क्लोज 15 के अंदर सर, और स्पेशली 15 क्लोज 3 के अंदर अवसर की समानता के तौर पर देखें तो हम 16 के अंदर, तो सर 6 के 6 मौलिक अधिकार के अंदर शामिल किया गया है। अगर ठीक है, इनके अलावा फंडामेंटल राइट के अलावा इनसे बाहर जाएं तो और कई संविधान में ऐसे प्रावधान मिलते हैं? सर राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में हम जब देखते हैं कि मैटरनिटी लीव के बारे में या उनके कार्यस्थल पर जो उनके वर्किंग आवर्स होते हैं और उनके जो वेतन होता है उसके संबंध में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है, और पोषण के लिए 47 के अंदर प्रावधान किया गया है सर। और अगर हम कर्तव्य के रूप में देखते हैं तो 15(1) क्लोज ए के अंदर भी महिलाओं की सम्मान के लिए उनकी प्रावधान किया गया सर कर्तव्य के रूप में। वुमेन रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो महिलाओं को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्यों दिया गया है, वर्टिकल रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया? आप समझते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन? हाँ, तो ये क्यों अंतर किया गया? सर इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि इसमें वर्टिकल नहीं होकर हॉरिजॉन्टल है। मैं अभी तक ये समझ रहा था इसमें वर्टिकल होता है सर। अच्छा, नहीं, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए। बाकी ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चंस में तो मेरी तरफ से इतना ही है। अनूप सर, आप और कुछ पूछना चाहते हैं? एक क्वेश्चन है मेरा, उसका जवाब दे देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एनालिसिस करते हैं, फीडबैक आपको देंगे गजेंद्र जी। होटल में एक कर्मचारी वर्क करता है और उसी के साथ उसका एक बच्चा भी वहां पर कभी कभार आ जाता है मिलने के लिए, और वो ये उसको पता लगता है कि भाई होटल में कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं लाइक सीडीज वगैरह जो कि किसी बच्चे के साथ सेक्सुअली कोई ऑफेंस हुआ है, वो उस सीडी में है। और मे भी होटल में ऐसा भी प्रैक्टिस हो सकता हो कि किसी बच्चे को लाकर वहां पर सेक्स वगैरह उसके साथ किया जा रहा हो। तो अगर मान लीजिए वह जो वर्किंग पर्सन था, एम्प्लॉय था, उसको जिम्मेदारी है कि वो उसकी रिपोर्टिंग करेगा, और बच्चे के नॉलेज में भी, उसका 15 साल का बच्चा है, उसको भी पता चल गया कि सीडी में गलत है, तो दोनों को जानकारी थी। अगर मान लीजिए दोनों ने रिपोर्टिंग नहीं करी तो इसमें दोनों को क्या पनिशमेंट दिया जा सकता है? सर इस संबंध में पॉक्सो एक्ट 2012 का सेक्शन 21 सर लाइट में आएगा, जिसमें बताया गया है कि अगर बालक ने ये रिपोर्ट नहीं करी तो उसके विरुद्ध तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो मीडिया या लॉज या ये जो इस तरीके की संस्था होती है वहां पर जो कार्य साधक होता है, कार्यभार रखने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके लिए एक सेक्शन है सर, अभी आई गेस इसी के ग्रुप में है, 21 के अंदर भी फॉल करेगा, लेकिन मीडिया और ये लॉज वगैरह के लिए अलग से दे रखा है गैस सर 14 15 के आसपास है सर, 14 या 15 है सर। ओके। सो अब आपका हम फीडबैक ले लेते हैं। इतना ही था गजेंद्र जी कि क्या फीडबैक है, पहले मैं बता देता हूँ मेरी तरफ से, फिर मित्तल सर बताएंगे, फिर आशुतोष सर। देखिए, मेरे को जहां तक लगता है गजेंद्र जी, आपकी पहले कमियों के बारे में बात करेंगे, देन पॉजिटिव थिंग्स के बारे में बात करेंगे। चेहरे पे थोड़ी सी स्लाइट स्माइल होने चाहिए आपके, जब, क्योंकि आपका पोस्चर उसके बारे में बात करें, बट चेहरे पे प्लीजेंट स्माइल, या जब आप यहाँ पे आए तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तो एक स्माइल के साथ आना चाहिए, हल्का स्माइल, स्लाइट स्माइल। ये एक कमी आपकी थी जो आपको बिल्कुल मेंटेन करके चलना है। दूसरा, आपने बताया कि डिप्लोमा आपने साइबर लॉज में किया है। अगर आप नहीं बताएं तो ही बेटर है, और अगर आप बता दे रहे हैं कि मैंने साइबर लॉ में डिप्लोमा किया है, तो क्लियर कट बता रहा हूं आपको, जितने भी न्यूज़पेपर में होने वाले ऑफेंसेस है, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, मतलब सब कुछ आपको पूछा जा सकता है, और साइबर लॉ में पैनल आपको कहीं तक भी दूर तक लेके जा सकता है। इट डजंट मैटर कि आपने साइबर लॉ में डिप्लोमा किया, आपके सिलेक्शन में ये रोल प्ले नहीं करने वाला है कि आप ये बताएंगे कि डिप्लोमा किया है तो मेरे को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। नहीं, ये मे भी नेगेटिव हो सकता है क्वेश्चंस पूछने में, लेकिन अगर आपने अपना सब्जेक्ट मजबूत कर लिया साइबर लॉ में,
तो मे भी ये आपके लिए बेनिफिशियल हो भी सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपने सारे जवाब दे दिए। आज की नीड है कि एक जज को साइबर लॉज के बारे में जानकारी होना चाहिए, एक पुलिस वाले को होना चाहिए। तो अगर आप साइबर लॉज के बारे में पढ़ सकें, क्योंकि आपका इंटरव्यू किस डेट को है? 16 तो टाइम है। साइबर लॉज आप पढ़ सकते हैं 3-4 दिन, अगर बुक हो तो पढ़ के एक बार इसको मजबूत कर लीजिए, बेस्ट हो जाएगा। अब मैं अच्छी चीजों के बारे में बता दूं, बस 2 ही कमी थी इसमें। अच्छी चीज है कि योर पोस्चर इज वेरी गुड, कि आप ना तो टेढ़े बैठे हैं ना ऐसे बैठे, एकदम प्रॉपर वे में आप बैठ के जवाब दे रहे हैं। एंड थोड़ा सा स्माइल आ जाए तो पोस्चर एकदम 100% काम कर जाएगा। मुझे ऐसा लगता है अगर ये थोड़ी सी कमियां दूर हो जाए तो 100% मेरे को ऐसा लगता है कि आरजेएस आपको इस बार आरजेएस आपका वेट कर रहा है। यू विल बी गेट सिलेक्टेड इन आरजेएस। एंड मेरी शुभकामनाएं भी, मैं दिल से भी चाहता हूँ कि गजेंद्र एक बार इस बार आरजेएस में सेलेक्ट हो। इसके बारे में फिर से बात करूंगा। एक बार मैं मित्तल सर से फीडबैक लेना चाहूंगा। यस मित्तल सर, ओवर टू यू। हाँ, आपका जहाँ तक नॉलेज पार्ट है, यू आर टू द पॉइंट। और जो अनूप सर ने कहा कि आपने जैसे साइबर लॉ बताया, तो मैंने आपसे साइबर लॉ पर कई सवाल पूछे, उनका आप प्रॉपर आंसर नहीं दे पाए। तो बेटर ये है कि इसको आप कंसील कर लीजिए, है ना। आप बजाय इसको एक्सप्लोर करने के, आप इसको कंसील कर लीजिए। दूसरा, एक मैं ये कहना चाहूंगा कि जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएं हैं तो टाई जरूर पहन करके जाएं, इफ यू आर कंफर्टेबल। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, डोंट फियर, ठीक है। तीसरा, जैसे आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और राजस्थान तो हिंदी के लिए मशहूर है, प्रचलित है, पर क्या अगर कोई सवाल आपसे अंग्रेजी में पूछा जाए तो क्या आप अंग्रेजी भी बोल सकते हैं? सर मैं इंग्लिश समझ सकता हूँ, लेकिन कम्युनिकेशन सर सेंटेंस में नहीं हो पाता है। वही मैं समझने की कोशिश कर रहा था। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी जानना बहुत अच्छी बात है और हिंदी में एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा है। जो आपका शब्दों का चयन है वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। सर मैं और पूछूंगा आपसे, ये HTTP क्या होता है? जैसे हम कोई वेबसाइट देखते हैं जी सर। तो शुरू में लिखते हैं हम HTTP, ये क्या सर। है? क्या है ये? सर ये तो पता चल गया कि हाँ, जब हम किसी सर्च बार में जाते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर आता है, लेकिन टेक्निकली इसकी क्या डेफिनेशन होगी वो अभी नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, HTTP। तो भैया जब आपने साइबर लॉ, मैंने तो किया नहीं है, हमारे जमाने में तो था भी नहीं। मैंने तो 1976 में LLB किया है, तब तो साइबर लॉ का नामो निशान नहीं था। तो ये आपको जानना चाहिए। वैसे आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं और एक अच्छे जज साबित होंगे। राजस्थान को आप पर गर्व होना चाहिए। थैंक यू सर। गजेंद्र, सारे जितने भी पॉइंट ऑफ कंसर्न थे वो सब लोगों ने एड्रेस कर दिया है। यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू। मुझे वाकई आपके आंसर देने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा। जिस काम कंपोस्ट मैनर में आपने आंसर दिया सब अच्छा था। जो आपको आंसर नहीं आते थे उन पे भी आप पैनिक नहीं हुए, आप उसी सेम स्टेचर को मेंटेन करते हुए आपने आंसर दिया। वो सारी चीजें बहुत अच्छी थी। एक दो चीजें हैं कि आप अपना थोड़ा सा डिसर्टेशन वगैरह को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। माइनर लेजिस्लेशंस में से ये जो प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स का आंसर था, थोड़ा सेक्शन वाइज आप फ्रेम कर सकते थे उसको कि चिल्ड्रन रिलेटेड ऑफेंसेस में, वुमेन से रिलेटेड ऑफेंसेस में प्रोबेशन मना है, वो डायरेक्टली स्पेसिफिकली भी आंसर सकते थे। तो माइनर्स और भी जितने हैं बस एक बार थोड़ा सा उसको देख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। बाकी सारी आपको चीजें बता ही दी गई हैं अनूप सर द्वारा और ऑनरेबल सर द्वारा, तो उनको आप थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट कर लें। और बाकी जो आपको पर्सनालिटी के लिए बताया गया वो चीजें करें। आप थोड़ा सा स्माइल रखें, मतलब ऐसा नहीं, ये नहीं करना। ये मैं स्पेसिफिकली कहना चाह रहा था कि जो हम लोग ये स्मग कहलाता है, तो आप जो ऐसे एक गाल से स्माइल करते हैं तो वो नहीं करना, ये थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है। ओके सर। हाँ, स्मार्ट नहीं करना है, बाकी तो है प्लीजेंट, नेचुरल स्माइल, नेचुरल स्माइल, ठीक है। बनावटी नहीं। जी सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट गजेंद्र। थैंक यू सर। जी गजेंद्र जी का एक मॉक और अरेंज करवाना आप, अगर पॉसिबल हो। ठीक है सर, हम तो इस मॉक में कमियां कुछ भी रह गई है ना तो अगली बार वाले में भी सॉल्व हो जाए।
ठीक है। ठीक है, ये मेरे क्लासमेट ही है, मैं आपको बता दूं, जोधपुर में ही रहते हैं। अच्छा अच्छा। हमने एलएलबी और एलएम साथ ही करी थी। हाँ, अच्छा। मेरे अच्छे फ्रेंड भी हैं। बिफोर एग्जामिनेशन गजेंद्र जी ने इंटरेस्ट दिखाया था कि कई बार होता है ना एग्जाम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पिछली बार शायद मेंस रह गया था, नहीं सर, इंटरव्यू कॉल था। इंटरव्यू कॉल था पिछली, नहीं हुआ, तो इन्होंने सोचा खाली टाइम में पढ़ा लूं। बट मैंने इनको यही कहा कि देखो, अवेलेबिलिटी मेरी 24 घंटे 24 साल 365 दिन जितना कहोगे मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। अपने यहाँ स्टूडियो है, सब कुछ यहीं पे अपन पढ़ाएंगे दोनों। लेकिन मैंने इनसे यही कहा था, 1 साल और दे दो आरजीएस को। नहीं, इस बार एक तो इस बार मैं कह रहा हूँ गजेंद्र, आरजीएस तेरा क्लियर है, डोंट वरी अबाउट दैट। बट एक मॉक इंटरव्यू और कराइएगा आशुतोष जी, ठीक है? सर। ठीक है गजेंद्र, थैंक यू सो मच। थैंक यू।